नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर हमारा साप्ताहिक विश्लेषण। और जो सप्ताह का विश्लेषण करते हैं वो एसएमसी ग्रुप के सीएमडी सुभाष अग्रवाल जी करते हैं। तो 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का बाजार कैसा रहने वाला है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि जो यूएस और ईरान के बीच में जो ये समझौता होने की बात चल रही थी, यानी कि हॉर्मुज को पूरी तरह से जो खोलने का समझौता, खासतौर से अगर देखा जाए बाइलेटरल टॉक चल रही थी ईरान और ओमान के बीच में, तो उसके क्या रिजल्ट निकल के आने वाले हैं, क्या नतीजा निकल के आने वाला है और कितना ये हम समझौता के करीब हैं। हमसे मतलब है यूएस और ईरान और ये ओमान, क्योंकि पीछे हमने ये भी देखा है कि अमेरिका के अंदर खाने से खबरें निकल के आई कि भाई अमेरिका का जो है गोला बारूद खत्म हो गया है, जिसको लेकर थोड़ा सा ट्रंप ने नाराजगी भी दिखाई और कहा कि नहीं नहीं, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक तरह के जो एम्यूनिशंस है वो थोड़े से शॉर्ट जरूर हुए हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन चल रही है, तो हमारे पास किसी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो अंदर की जो उनकी वीकनेस है वो बाहर निकल के आ रही है और उसका असर इस नेगोशिएशंस के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और क्योंकि ईरान पहले से ही नहीं झुक रहा था और अभी भी अब तो, और जब से 2 दिन 3 दिन पहले जब अमेरिका ने कहा था कि भाई हम युद्ध को रोकना चाहते हैं और हम ईरान को मौका देना चाहते हैं ताकि, और इसी वजह से हमने हमले रोके हैं, उसके बाद हमने देखा कि क्रूड ऑयल नीचे आया, मार्केट ने हमारे उसकी पॉजिटिव लिया, लेकिन फिर उसके बाद आगे बात बढ़ती हुई नहीं दिखाई दी। तो फिर एक बार क्रूड उछल चुका है और $80 के पार पहुंच गया है। तो इन सब विषय के हम ऊपर बात करेंगे कि पीछे जो 9 10 6 7 दिनों से लगातार भारतीय बाजार ग्रीन में बंद हो रहे थे, उसके पीछे क्या कारण था, और साथ के साथ नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। और आप सबको ध्यान होना चाहिए कि सुभाष जी ने लास्ट वीक निफ्टी की जो रेंज दी थी 23,900 से लेकर 24,800, तो निफ्टी 24,774 पर जाकर रुक गया और उसके आगे नहीं बढ़ा है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं। जी, हाँ जी। तो सुभाष जी अब ये बताएं कि जो मार्केट के हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। क्या अभी जो हमारा भारतीय शेयर बाजार है वो अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस के वजह से ही ड्राइव हो रहा है, या हमारे कुछ घरेलू फैक्टर्स भी, इंडिकेटर्स ऐसे आगे जो मार्केट को ग्रीन करने में कामयाब हो पा रहा है? देखो रविंदर जी, ये सेकंड वीक था जो मार्केट लगातार बढ़ा है। एफपीआई की जुलाई में पॉजिटिव फिगर रही है, बाइंग, है ना। और जी, अगस्त में भी पॉजिटिव ही चल रही है। और थोड़ा सा सेंटिमेंट, जैसे जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आए हैं, बेटर आए हैं। और अभी कुछ और कंपनियों के रिजल्ट बाकी हैं, तो वो और देखने वाली बात है। थोड़ा साउथ वेस्ट मॉनसून भी हमारा बेटर है। जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो मिनिमाइज हुआ है नहीं। हालांकि अभी ईरान, ओमान, यूएस का एग्रीमेंट फाइनल होना है। वो रास्ता ईरान ओमान के अंदर वो आपस में भी उनका एग्रीमेंट है और यूएस के साथ भी है। तो जियो पॉलिटिकल रिस्क भी बेटर है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 5.25% के ऊपर जो 5 अगस्त को आई थी जी, उसमें भी कोई नेगेटिव नहीं है और न्यूट्रल स्टांस रखा है। और तो ये सब थोड़े पॉजिटिव डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं, वो जो नेगेटिव चल रहे थे वो पॉजिटिव है। हमारा रुपी भी है, वो भी थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ है। और आगे आने वाले इवेंट्स भी हमें लाइक इन्फ्लेशन के डाटा आने हैं, WPI CPI के, और PMI सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के डाटा आने हैं, जी, ग्लोबल डाटा भी आने हैं। तो ये सब हम इवेंट देखेंगे और उस पर नेक्स्ट वीक का भी लगता है। गिफ्ट निफ्टी अभी ऊपर है, तो नेक्स्ट वीक जो है वो पॉजिटिव साउंड कर रहा है। जी। तो कुल मिला के अभी तक इस 2 वीक भी बेटर रहा है और आने वाला वीक भी बेटर लग रहा है शेयर मार्केट के एंगल से। ओके, तो सुभाष जी जिस तरह से हमारे जो कंपनी के जो डोमेस्टिक नतीजे आ रहे हैं, तो वो आपने लास्ट टाइम बताया था कि भाई इस बार जो है ना काफी अच्छे प्रॉमिसिंग हमें उम्मीद है और अच्छे नतीजे आएंगे। तो क्या जिस तरह की आप लोगों की जो एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशंस थी, तो उस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही नतीजे आ रहे हैं? हाँ, एक्सपेक्टेशन से बेटर आ रहे हैं ये क्वार्टर जो है। आरबीआई का भी मॉनेटरी पॉलिसी भी
कोई नेगेटिव नहीं है, और फेड की भी पॉलिसी है, वो भी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, और जो फेड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से जो सितंबर में क्रेडिट पॉलिसी आनी है फेड की, उसमें भी इंटरेस्ट रेट भरने की संभावना कम हो गई है काफी। तो ओके ये भी ओके। एक पॉजिटिव है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे, और साथ के साथ जो उन्होंने जीडीपी के आंकड़े भी दिए हैं ग्रोथ के, तो भी थोड़े से आई थिंक उन्होंने बढ़ा के दिए हैं कुछ। हाँ जी। और दूसरी बात, जैसे पिछली मतलब आप फ्राइडे तक यूएस के मार्केट देखेंगे, वापस जी सारे मार्केट तेज हैं। नेस्डैक, S&P 500 और डो जोन्स, सब मार्केट तेज खुले हैं। डो जोन्स 2.96% वीक में तेज रहा है, नेस्डैक 5.19% तेज रहा है, S&P 500 वो भी 3.58% पूरे वीक में तेज रहा है। पीछे जी एआई और सेमीकंडक्टर के शेयर्स गिरे थे, लेकिन इस वीक में वो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन को जो रिजल्ट आए हैं, जो कि पूरे साल में पहले 10-15% तक गिरे थे, वो सारा रिकवर करके वो 15-15% से भी ऊपर बढ़ गए हैं इस वीक में। तो वो हम्म, रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव थे। तो दोबारा से ये लग रहा है कि भाई जो सेमीकंडक्टर और एआई या क्लाउड के जो शेयर्स हैं, वो पॉजिटिव हैं और उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोबारा से रीफर्म हो गया है कि, तो जो पीछे कई लोग कह रहे थे कि बबल हो सकता है, वो नीचे 2-4 बार गिर के फिर ऊपर आता है, तो उससे उनकी पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये भी एक प्लस फैक्टर है। और गोल्ड और सिल्वर भी जैसे आपने देखा, वो भी पीछे बढ़ा है। गोल्ड हमारा 1,51,985 पे क्लोज हुआ है, सिल्वर 2,31,804 पर क्लोज हुआ है। क्रूड के प्राइसेस घटे हैं, $77.08 पर बैरल क्रूड रहा है, है नहीं, यूएस क्रूड, और ब्रेंट क्रूड रहा है $77.08, है ना। जी हालांकि यूएस का जो 10 ईयर का 10 ईयर का यील्ड है, वो थोड़ा एलिवेटेड है 4.65 पे, और इंडिया का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड है 6.78, और अपना हम्म यूएसडी और आईएनआर जो है वो 95.20 पर रहा है। पिछले वीक ये 95.39 पे था, तो 19 पैसे बेटर रहा है। डॉलर इंडेक्स 99.60 पे रहा है नहीं। तो ये पॉजिटिव चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, वो जी सॉफ्ट है डॉलर इंडेक्स। बिल्कुल। अब सुभाष जी एक चीज और बताइए कि जैसे हमने पीछे अगर 3 दिन का मार्केट का वो देखें, जो ब्रॉड इंडेक्सेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, तो उसमें हमने वेडनेसडे को देखा कि मान निफ्टी मात्र 10 पॉइंट बढ़ा, और थर्सडे को हमने देखा निफ्टी मात्र 11 पॉइंट बढ़ा, फ्राइडे को थोड़ी सी आई थिंक गिरावट भी आई है। लेकिन अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें फ्राइडे का और थर्सडे का, तो वो काफी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूत भी नहीं थे तो कमजोर भी नहीं थे, यानी कि मतलब एक तरफा मार्केट नहीं था। देखो, पूरा वीक का डाटा तो मैंने आपको बताया। जी निफ्टी 50.76 पूरे वीक में बढ़ा है। निफ्टी मिड कैप 100 1% बढ़ा है। निफ्टी मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100 3% बढ़ा है ना। और मार्केट कैप, जो बीएससी के जो मार्केट कैप डाटा है, वो 7 लाख करोड़ से मार्केट कैप बढ़ी है, 7 लाख हम्म करोड़ से। ऑटो इंडस्ट्री का शेयर 3.14% बढ़ा है, आईटी के हम्म शेयर 2.7% बढ़ा है, एफएमसीजी के 0.6% बढ़ा है, ऑयल एंड गैस के 0.5% बढ़ा है। निफ्टी मीडिया हमारा डाउन रहा है -4%, कैपिटल मार्केट -2%, और निफ्टी रियल्टी -1%। तो कुल मिला के वीकली आप देखेंगे, किसी पर्टिकुलर डे में, जैसे लास्ट के डे में प्रॉफिट बुकिंग रही है, और एक दो दिन जैसे आपने कहा बढ़ा नहीं मार्केट, लेकिन वो मंडे ट्यूसडे बढ़ गया। तो कुल मिला के जो मैंने आपको बताया है, तो ये पिक्चर है। तो कुल मिला के ये पिक्चर है। तो सुभाष जी एक चीज और बताइए कि जैसे अभी हम जो क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे, जैसे $80 के ये पार चला गया है, तो अभी ये $80 से, यानी कि जो $70-72 अगर हम देखें, तो शायद 7 जुलाई से पहले ये $70-72 पहुंच गया था।
तो उसके आसार क्या दिखाई दे रहे हैं? क्या ये $70 या ये कह लें कि प्री 28 फरवरी जो हमारा 60-65 डॉलर के आसपास चल रहा था, वहां तक आने की संभावना कब बनेगी? कई सारे सवाल एक साथ मैं आपके ऊपर कर रहा हूं इसमें। और जो इजराइल और हूतियों का जो युद्ध चल रहा है, क्यों? क्योंकि इजराइल में बताया जा रहा है कि भाई नवंबर में चुनाव होने हैं, तो क्या इजराइल भी अपने इस युद्ध को नवंबर से पहले रोक पाने में सक्षम नहीं दिखाई पड़ रहा है? यानी कि उसकी विलिंगनेस नहीं है कि उसके अगर वो युद्ध रुकता है, अगर समझौता हो जाता है, तो अगर वो युद्ध अपने आप को जीता हुआ नहीं दिखाएगा, तो जो नवंबर में चुनाव है तो उसमें उसको उसके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इन सब बीच में अगर हम क्रूज को देखें तो किस तरह से जियोपॉलिटिकल हालात बन रहे हैं जो क्रूड को प्लस या माइनस ले जाने की तरफ प्रेरित करेंगे? देखो, क्रूड के प्राइसेस 70 से डॉलर से नीचे तभी आएंगे जब एग्रीमेंट पूरी तरह से हो जाता है, क्योंकि अभी है ना, कभी ऑन कभी ऑफ है ना, तो कुछ थोड़ा पॉजिटिव होता है, कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव आती है तो थोड़े क्रूड के प्राइसेस घट जाते हैं, थोड़ा सा कोई नेगेटिव बोल देता है कोई भी पार्टी, है ना। पार्टी जैसे ओमान भी है, इसराइल भी जैसे है, क्योंकि पीछे इसराइल को साथ में नहीं लिया था एग्रीमेंट में, तो वो अपना लेबनान पर अटैक करता रहा, हुतीज पर अटैक करता रहा। अभी रेड सीज के ऊपर भी हुतीज बड़े एक्टिव हो गए, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो है ही, और ओमान और ईरान दोनों का एक डिसीजन होगा तब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा। और यूएस भी जब तक क्योंकि अभी इसने स्टेटमेंट दे दी थी ईरान ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहेगा एक्सेप्ट इजराइल एंड यूएस, तो फिर क्रूड के प्राइसेस थोड़े बढ़ गए। तो कोई भी स्टेटमेंट ऊपर नीचे कोई भी थोड़ी वेरिएशन आ जाती है तो ये बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, लेकिन कुल मिला के एग्रीमेंट की संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है। और इजराइल भी इस बार एग्रीमेंट का पार्ट बनेगा, तो वो लेबनान पर अटैक जो होते हैं उसका भी कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो मेरे को लगता है कि क्रूड के प्राइसेस यदि पूरा एग्रीमेंट सही हो जाता है, और साउथ वेस्ट मानसून भी हमारा जो डेफिसिट पहले लग रहा था बहुत ज़्यादा, वो अब कम की तरफ हो रहा है। अभी यहाँ पे दिल्ली में भी अच्छी बारिश हुई है, पूरे ऑल ओवर इंडिया भी काफ़ी रिकवर हो गई है जो इतना डेफिसिट लग रहा था। तो क्रूड के प्राइसेस मुझे लगता है नीचे आ जाएंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट ऑफ बिल्कुल। इजराइल, यूएस, ईरान, ओमान और सब कुछ देखते हुए। बिल्कुल। सुभाष जी, एक चीज़ और, जो अमेरिका के अंदर से एक खबर निकल के आई थी कि भई इनके गोला-बारूद कम हो रहे हैं। अमेरिकन अधिकारियों ने बोला सेनेट में कि भई गोला-बारूद की, हमें एम्युनिशंस की हमें थोड़ी-सी कमी पड़ रही है। एग्ज़ैक्टली अगर ये बात करें, तो वो एम्युनिशन की अगर कमी की बात करें, आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम चर्चा भी करी थी कि जब उन्होंने $90 बिलियन की माँग रखी थी ट्रंप ने सेनेट के सामने कि भई ईरान से युद्ध के लिए हमें $90 बिलियन और चाहिए, हमारे $35 बिलियन खर्च हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या अमेरिका भी ये बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि ये समझौता हर हाल में हो ही जाना चाहिए? देखो, अमेरिका वर्ल्ड की फैक्ट्री है एम्यूनिशन के हिसाब से, है नहीं। ये तो कि वहाँ पे ये स्टॉक खत्म हो गया, ये कोई सही स्टेटमेंट नहीं है। कोई पर्टिकुलर हो गया है कम बत्ती, वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूस होती रहती है, कम भी हो जाते हैं तो कोई खास बात नहीं है। और ये वो तो सप्लायर है पूरे वर्ल्ड का एम्यूनिशन का, इसलिए वो बात पे तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो 90 बिलियन की बात करी है, वो उन्होंने बजट मांगा था कि भी ये हमारा वार का बजट है जो अप्रूव कर दिया जाए, 90 बिलियन यूएस डॉलर, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। और ये परमिशन चलती रहती है नहीं। तो अभी जैसे इंडिया पे 100% टैक्स लगाना है इनको, तो इन्होंने अभी वहाँ से पार्लियामेंट से इनेक्टमेंट करवाया है कि भाई जो 5 मेजर कंट्रीज है जो ऑयल इंपोर्ट करती है रसिया से, उन पे 100% टैक्स लगा दो। तो वो परमिशन पहले जैसे टैक्स लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उनको वापस करना पड़ा। अब ये 100% टैक्स की बात कर रहे थे, तो ये पहले से ही पार्लियामेंट में वहाँ की वो अप्रूवल ले रहे हैं। अभी थोड़ी 1-2 अप्रूवल और पेंडिंग है वहाँ, तो ये बिल बन गया, तो उसके बाद यदि इंपोर्ट करता है इंडिया, तो ये 100% तक टैरिफ लगा सकता है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। और एक पीछे 10% का भी टैरिफ लगा था, तो उसमें तो इंडिया ने फोर्स लेबर की वजह से उसको उस पर नहीं लग पाया।
तो ये चीजें चलती रहेगी। और ये टैरिफ वार जो है, इंडिया का एग्रीमेंट हो जाएगा, ये फोर्स करने का तरीका है। इंडिया और यूएस के एक एग्रीमेंट पेंडिंग है जो 95% हो जाता है, उसके बाद भी वो नहीं हुआ तो वो एक 100% टैरिफ लगा देंगे। ये एक इंडिया चाइना देखो इसमें, लेकिन वो अप्रूवल तो उनकी हो गई है। तो अब की बार जो टैरिफ लगेगा वो जी, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो तो लॉ बन के लगेगा। वो लॉ बन के लगेगा। और जो आपने 10% वाली बात करी, यानी कि फोर्स लेबर वाली, तो उसमें अमेरिका के अंदर भी जो डेमोक्रेट्स वाले जो स्टेट्स हैं जहाँ पे उनकी बहुमत है, यानी उनके जो गवर्नर है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया है कि भाई ये तो एक दूसरा तरीका लगा दिया है फोर्स लेबर वाला, और ये टैरिफ भी जायज नहीं है, ये कानूनन सही नहीं है, तो उसको भी विड्रॉ करने की बात चल रही है। हाँ जी, विड्रॉ करने की बात चल रही है। तभी वो ये टैरिफ जो लेके आने की बात है, 100% तक टैरिफ लगा देंगे। तो इन्होंने पार्लियामेंट में ये रखा कि भाई हमारा दुश्मन कंट्री है रसिया, जी। और रसिया जब तक स्ट्रोंग रहेगा तब तक हमें प्रॉब्लम बनी रहेगी। और हम्म। रसिया स्ट्रोंग कैसे हो रहा है कि उसका ऑयल हमने बैन कर दिया नहीं, लेकिन कुछ कंट्री खरीद लेते हैं, हम उस पर टैरिफ नहीं लगा सकते। तो हमें ये परमिशन दिया जाए और ये एक्ट बनाया जाए कि हम उन पर 100% तक टैरिफ लगा दें। तो वो टैरिफ का एक्ट पास हो गया है। टैरिफ का एक्ट पास हो गया। अब सुभाष जी एक चीज और ये बताइए, मैं इसी में टैरिफ वाला एक छोटा सा मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, फिर उसके बाद गोल्ड के मसले पर आता हूँ, कि अगर ये 100% टैरिफ लगाने की बात चल रही फॉर एग्जांपल, तो लेकिन जो हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट वाली जो बात चल रही है, तो ये क्या फिर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाएंगे? क्योंकि अगर 100% नहीं लगा देंगे तो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, तो होगा ही नहीं फिर। एग्रीमेंट एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर ये फालतू के एक्ट है ये नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो हम्म। एग्रीमेंट के हिसाब से टैक्स लगेगा, है नहीं, जी। वो कंसिडर किया जाएगा एग्रीमेंट बनते हुए कि ये सब फिर तो ये तब है जब तक एग्रीमेंट ना हो, है हम्म। ना। तो ये एक बिल्कुल। प्रेशर बनाने का तरीका है कि एग्रीमेंट कर लो, नहीं तो ये तुम्हें इधर उधर के टैक्स लग जाएंगे। लग जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब सुभाष जी एक चीज और, आपसे जैसे कई बार बात होती है तो आप कहते हैं जब ग्लोबल जो जियो पॉलिटिकल टेंशन होती हैं, जब ऐसी सिचुएशन बढ़ती है, टेंशन बढ़ती हैं, तो गोल्ड जो है मजबूत होता है। और लेकिन जब ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, टेंशन कम होती हैं, रिलीज होती हैं, ईज आउट होती हैं, तो फिर गोल्ड गिरना शुरू होता है। लेकिन आपने हमेशा कहा है कि भाई ये सेफ एसेट हेवेंस कहे जाते हैं, गोल्ड सिल्वर इस तरह के और डॉलर। लेकिन अभी हमने देखा है कि गोल्ड कुछ दिनों से लगातार मजबूती बना बना रहा है, जबकि पीस डील की भी बात हुई, सीज फायर की बात हुई, वहां पे भी गोल्ड कमजोर नहीं हो रहा, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखो, मैंने पीछे एक बार आपको बताई थी कि ये गोल्ड है ना, ईटीएफ में पैसा आ रहा है, इंडिया में भी आ जी। रहा है, वर्ल्ड में भी आ रहा है। जी। पीछे ये रिडम्शन बढ़ गए थे बहुत ज्यादा, पूरे वर्ल्ड हम्म। वाइड और इंडिया में भी। तो और ये इंडिकेशन है, जब पब्लिक आम पब्लिक खरीदती है ना, तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता ना। तो हम्म। जब जब डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, पब्लिक के हिसाब से फैंसी हो जाती है तो वो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। तब मैंने आपको इंडिकेशन दिया था अब गोल्ड बढ़ सकता है। और जी। 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 उस टाइम पे सिल्वर में रिडम्शन अभी मतलब रुक गई थी और इनकम फ्लो नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा हम्म। सिल्वर अभी स्टैंड स्टिल रहेगा, या अब उसके बाद दोनों में आने लग गया फ्लो थोड़ा बहुत, और गोल्ड में ज्यादा आया है तो गोल्ड ज्यादा तेजी से बढ़ा है। और बाकी तो ये जनरल थ्योरी तो रहती है कि वार के अंदर लोग नॉर्मली गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम्म। मान लो किसी वजह से यूएस डॉलर की करेंसी स्ट्रोंग हो जाए तो वहां पे रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो फिर गोल्ड सिल्वर वो उस फैक्टर की वजह से डाउन रहता है नहीं। हम्म। तो पीछे लग रहा था कि ये बढ़ेगा यूएस डॉलर, ग्रुप। है ना, जी। लेकिन वो बढ़ नहीं रहा क्योंकि हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पे बढ़ गए। तो जी। वहां पे लग नहीं रहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो वहां इंटरेस्ट। स्टैंड स्टैंड स्टिल है। तो ये हम्म। ये पॉइंट है।
बिल्कुल ठीक है। सुभाष जी, मैं आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज लूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, ये समझना चाहता हूँ कि जो हमारा आईटी सेक्टर है, क्योंकि अभी जैसे हमने देखा जो यूएस का नैस्डैक है, वो लगातार कई दिनों तक बढ़ा तेजी दिखाई, उसने उनके टेक के शेयर्स के अच्छे रिजल्ट्स भी आए और उसकी वजह से नैस्डैक बढ़ा। लेकिन हमारा जो आईटी सेक्टर, हालाँकि फ्राइडे को जो क्लोज़ हुआ है उस दिन आईटी सेक्टर बढ़ा है हमारा, लेकिन अभी अगर हम अगले 2 सालों के लिए इसका व्यू पॉइंट बनाएँ आईटी सेक्टर को लेके, तो किस तरह की संभावनाएं आपको दिखती? क्योंकि मैं देख रहा था कि आईटी सेक्टर तो 1.5-2 साल पहले तकरीबन 41,000 पॉइंट ऊपर पहुंच गया था, अब 41,000 से नीचे करीब 31,000 के आसपास चल रहा है। देखो, मैंने बताया था कि आईटी सेक्टर हमारा बहुत नीचे आया है और फिर उसके बाद ये करेक्शन होके थोड़ा ऊपर आ रहा है, लेकिन जी। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि एआई एडॉप्शन जो है, जो यूएस और ये अपना साउथ दूसरी कोरिया वगैरह कंट्रीज़ है, हैं। जापान, जी जी कोरिया, ताइवान, जी जी चाइना, इन्होंने जितना एआई को अडॉप्ट किया है या सेमीकंडक्टर को अडॉप्ट किया है, उतना हम नहीं कर पाए। अब हम सेमीकंडक्टर की भी मैन्युफैक्चरिंग की भी फैक्ट्री गुजरात में लग रही है, पीछे भी बताया था। और जी एआई भी ये सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज अब थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट कर रही है, लेकिन एक डेडिकेटेड जो अडॉप्शन है वो नहीं हो रहा है। अब ये कितना अडॉप्शन कर पाती है, कितना एआई का ये काम कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, लेकिन मंदी नहीं है ना इनमें, सॉफ्टवेयर कंपनीज आईटी वगैरह में। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं, ज़्यादा करेक्शन हो गया था, तो वो थोड़ा वापस आ रहा है। तो उसमें थोड़ा हम तो सुभाष जी, क्या अगर हम इसको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें, तो क्या ये सही समय है इसको एक्यूमुलेट करने का, आईटी सेक्टर में निवेश करने का? देखो, ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि वार रुक जाती है तो और हमारे क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया हैं, तो इंडेक्स भी तेज हो जाएगा और आईटी सेक्टर भी इम्प्रूवमेंट होगा और दूसरे सेक्टर बैंकिंग सेक्टर है और है नहीं, दूसरे सेक्टर काफ़ी इम्प्रूवमेंट होंगे। रिलेटिवली आईटी सेक्टर इतना बढ़िया नहीं चलेगा जितना ये बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, डिफेंस इंडस्ट्रीज, है नहीं, और ये सेक्टर ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। आईटी सेक्टर तेज रहेगा यदि सारा मार्केट तेज होता है, लेकिन अप टू अनटिल ये नज़र नहीं आए कि भी एआई का अडॉप्शन कितना है और ये लोग उसको compete कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे वर्ल्ड को, और तो तब तक ये इतना तेज नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, लेकिन बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा। रिलेटिवली अदर सेक्टर ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे। यानी कि इसका सीधा-सीधा मतलब ये लिंक हम इसको जोड़ दें, तो एआई की एडैप्टेशन कितनी होती है, कितना जल्दी ये उस पे एआई को डिपेंड करेगा। आने डिपेंड वाले करता है। टाइम में पता लगेगा। जैसे इन्फोसिस है, टाटा है, इन्फोसिस ने अपना सीईओ चेंज किया है, टाटा है, ये सब अपना ट्रेनिंग वगैरह बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, अपस्किलिंग बहुत कर रहे हैं, जी। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऐसी दे रहे हैं जो एआई से रिलेटेड है, एडॉप्शन कर रहे हैं, उनका रिजल्ट देखने वाली बात है। दे आर टेकिंग ऑल द स्टेप्स फॉर एआई इम्प्रूवमेंट, लेकिन वो राइट। देखने वाली। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब उसके ऊपर नज़र बना के निवेशकों को रखनी चाहिए और ऐसा लगता है उनको कि भई एआई में जो है ना डेवलपमेंट हमारी बढ़ रही है, तो फिर उसके लिए आई थिंक वो सोच सकते हैं कि भई ये सेक्टर वापस ग्रो कर सकता है और अपना जो क्लेम जो लेवल जो लास्ट उसका लाइफ टाइम हाई बनाया हुआ है, उसको रिक्लेम कर सकता है। सुभाष जी, अब नेक्स्ट वीक के लिए बताइए कि भई निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहने के आसार आप देख रहे हैं? देखिए, एक तो मैं 24,571 पर निफ्टी हमारा क्लोज हुआ था, जी। तो मैं सोच रहा हूँ 24,200 से 25,100 के बीच में रहना चाहिए वीक, अच्छा, 900 मतलब पॉइंट का। आपको लग रहा है कि भई निफ्टी मतलब इस बार एफर्ट कर सकता है 25,000 तो 25,000 पार क्रॉस कर जाने के? सकता है, ओके। 25,000 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा और 25,000 को क्रॉस करके 25,100 तक जा सकता है। ओके। बैंक निफ्टी हमारा 57,746 पर क्लोज हुआ था, तो 57,300 से 59,100, 2,800 पॉइंट का रेंज है, 1,800 अच्छा, पॉइंट का, 1,800 पॉइंट, 57,300 से लेके 59,100। 59,100। ओके, हाँ, ओके। 1,800 तो पॉइंट का यानी कि गेन। राइट, यानी कि आपने निफ्टी की रेंज दे दी है 24,200 से लेके 25,100 हाँ, और और 24,200 से 25,100 और हाँ, 57,300 से 59,100।
59,100। तो दर्शकों, ये आपको नेक्स्ट वीक के लिए रेंज मिल गई है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। और साथ के साथ जब ये सुभाष जी रेंज देते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे हम किसी भी तरह को आपको कोई ट्रेडिंग की, कोई खरीदने फरोख्तने की, बेचने की कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। ये सिंपल आपकी अवेयरनेस के लिए है। ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको एक शेयर मार्केट से जुड़ी हुई वो खबरें, वो ज्ञान देने का प्रयास करते हैं जिससे आप अपने फैसले जो लें वो एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरह से फैसले ले सकें। तो सुभाष जी, ये तो हमारी रेंज भी हो गई नेक्स्ट वीक के लिए, हमने सारे उस पे चर्चा भी कर ली। कोई ऐसा पॉइंट जो लग रहा है कि जो हमें आपको नेक्स्ट वीक के लिए दर्शकों को बताना चाहिए, बहुत जरूरी देखिए, है? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया ने 30 सितंबर तक एफसीएनआर डिपॉजिट और एनआरआई डिपॉजिट को इनवाइट करने की बात थी, और बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आ रहा है। 40 बिलियन हम ला चुके हैं, तो 80 बिलियन यूएस डॉलर तक आ जाएगा। हमारा फॉरेक्स रिजर्व 693 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। एक ओपेक की भी रिपोर्ट आएगी, जिसमें सेल्स रिपोर्ट होती है, मंथली सेल्स रिपोर्ट, वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, है नहीं? तो ये कुछ डेटा है पीएमआई और इसके मैन्युफैक्चरिंग के और सर्विसेज के, वो डाटा इंपॉर्टेंट है। सीपीआई इन्फ्लेशन और यानी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, वो डाटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4.4% हमारा इन्फ्लेशन रहा था। तो ये सारे डाटा जो है ना, नेक्स्ट वीक में वो मार्केट को गाइड करेंगे किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो ये सब डाटा इन्वेस्टर्स को देखें और उसके हिसाब से अपना बाकी मैं कुल मिला के नेक्स्ट वीक मार्केट बेटर की उम्मीद कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक मार्केट बेटर है, बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, और यही करनी भी चाहिए, मैं समझता हूँ। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ बहुत हर बहुत हफ्ते धन्यवाद, जुड़ते हैं और सभी पिछले व्यूवर्स का 3 भी सालों बहुत बहुत से। धन्यवाद, है नहीं, बहुत जो बहुत मुझे धन्यवाद फूल। जी, नमस्ते। नमस्कार।